नमस्कार 10th क्लास। आज हम प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन करने चल रहे हैं। हम इन सारे प्रश्नों में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि लगाकर सवालों को हल कर रहे हैं। ये समीकरण युग्म है ना, युग्म ने जोड़ा, दो समीकरणों का जोड़ा। इस क्वेश्चन में आपको समीकरण भी बनाना है, तो थोड़ा सा घबराहट लगती है कि पता नहीं समीकरण कैसे बनेगा, कठिन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, एक एक स्टेप, और फिर जैसे किया गया हल को देखिए, तो बहुत आसानी से ये समीकरण बन जाएगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं प्रश्न को। देखिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। इतना पढ़ा है ना। प्रश्न आगे भी है। हम यहाँ देखिए नूरी और सोनू लिख लिया है हम लोगों ने। आज की आयु, वर्तमान आयु मान लो नूरी की x है, सोनू की y है। तो ये बात कब की कर रहे हैं? 5 वर्ष पहले की कह रहे हैं। तो 5 वर्ष पूर्व 5-5 साल दोनों में से घटा दें, ये हो जाएगी आयु, 5 वर्ष पूर्व की आयु। ठीक है ना। तो क्या थी? नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु कितनी? x-5 है, और सोनू की आयु की 3 गुनी कर दिया नूरी की आयु को। हो गया ना, बन गया ना समीकरण। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 3 को y में गुणा कर दें, 5 में गुणा कर दें, x और y एक तरफ कर लें और दोनों अंक एक तरफ कर दें, तो ये समीकरण बन जाएगा। -5 इधर लाएंगे तो +5 हो जाएगा। -15 और +5 मिलके कितना बन जाएगा? -10। और 3y इधर आ गया तो x-3y, है ना। पक्षांतरण करने के पर हमको ये समीकरण नंबर 1 मिला। ठीक है ना बच्चे। अब फिर पढ़िए ज़रा। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 पश्चात मतलब आज से 10 वर्ष बाद। तो आज की आयु तो x है, 10 वर्ष बाद कितनी होगी? x+10 होगी, और सोनू की कितनी होगी? y+10 होगी। तो जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो रही है। तो 2 गुनी मतलब 2 का गुणा। फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 को अंदर गुणा कर देंगे, ये आएगा। और फिर x और y एक तरफ कर लेंगे, ये 2y इधर कर लिया और 10 को इधर कर दिया, तो 20 में से 10 घट गया 10 आ गया, और x-2y बराबर 10 बन गया, है ना। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इसी के नीचे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। इक्वेशन नंबर 1 कितना था? x-3y बराबर -10, इसी के नीचे लिख दिया। तो आप देख रहे हो कि x के गुणांक बराबर हैं, तो इनको क्या कर दिया? घटा दिया। घटाने से क्या होगा? चिन्ह बदल गया, गुणांक बराबर है ये, तो ये कट जाएगा। ये देखो +3y और -2y, तो कितना आएगा? 1 + 1 -1 2 घट जाएगा, 3 में से 2 घटेगा, 1y आएगा। और ये +10 + 10 20, y बराबर 20। y क्या था? सोनू की आयु थी 20। ठीक है ना। तो ये y का मान किसी में रख दें, चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें। तो हमने क्या क्या समीकरण 1 में y बराबर 20 रखा, तो ये कितना हो गया? 3 गुणे 20 हो गया, 3y था ना, तो ये 20 दिया 60, इधर जाएगा तो +60 होगा, और +60 में से -10 घटेगा तो कितना आ गया? 50। x बराबर 50। x क्या हमने माना था? नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनी की वर्तमान आयु y का मान 20 हमने निकाला था, तो कितना होगा? 20 वर्ष। देखिए 5 वर्ष पहले देखिए इसकी 15 होगी, इसकी कितनी होगी? 45 होगी, तो 15 तियाँ 45, 3 गुना है कि नहीं। ऐसे 10 वर्ष बाद ये 60 होगा, ये 30, तो 30 दूना 60। जैसा इन्होंने कहा है उसी प्रश्न के अनुसार ही हमने समीकरण बनाया है। एक एक स्टेप पढ़ते चलिए और करते चलिए, तो आपको बहुत अच्छे से समीकरण बनाना भी आ जाएगा और समझ में भी आएगा। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या समझते हैं कि नहीं? जैसे मान लीजिए 45 हो, कितना हो? 45। तो 4 और 5 2 अंक है ना, और इन अंकों का योग कितना है? 9 है।
तो अभी तो हमें पता नहीं 45 है कि 63 है कि 72 है, क्योंकि इन सब में अंकों का योग कितना है, 90 है, 9 है, 7 और 2 9, 6 और 3 9, ठीक है, 5 4 9, 54 है कि 45 है, हमको नहीं पता है। तो हमने क्या मान लिया, दोनों अंकों की संख्या का इकाई का अंक x मान लिया, दहाई का अंक y। इन अंकों का योग 9 है, इकाई और दहाई, जैसे 4 और 5 है तो 4 दहाई होगा, 5 क्या होगा, इकाई होगा 45 में। तो संख्या लिखी कैसे जाएगी, दहाई के अंक के साथ 10 का गुणा कर देते हैं और प्लस x कर देते हैं इकाई का अंक। जैसे 45 है तो 40 5 45 होता है ना, और 40 का मतलब 4 गुणे 10, तो दहाई के अंक में 10 का गुणा धन इकाई का अंक, ये तो संख्या है, ठीक है। और प्रश्नानुसार अंकों का योग कितना है, 9 है, तो अंकों का योग 9, यही समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब क्या किया है, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, जो हमने ये संख्या मानी, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब देखो संख्या क्या थी, ये है 10y + x, इसका 9 गुना क्या है, संख्या को पलट दें, अगर 4 और 5 है तो 5 और 4 कर दें, यानी दहाई की जगह x हो जाए, इकाई की जगह y हो जाए, तो कितना हो जाएगा, 10x + y होगा। संख्या को पलटने से जो बनी संख्या है उसका 2 गुना है कौन, ये संख्या का 9 गुना। समझ गए कि नहीं, तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, जिस संख्या के अंकों का योग 9 है ना, इसका 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलट देंगे और उसका दुगना कर देंगे। अंकों को पलटने का मतलब जो दहाई था वो इकाई हो गया, जो इकाई था वो दहाई हो गया, उसका दुगना कर दिया। अब ये एक समीकरण बना, इसका नाम अभी देने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। 9 से अंदर गुणा कर देंगे तो 9 दाम 90, 9 एकम 9, 2 दाम 20 और 2 एकम 2, ठीक है। x और y एक तरफ कर लें, ठीक है, 90y था तो ये इधर कर दें, 2y हो जाएगा, और 20x था इधर कर ले तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, ये 9x 20x में से घट जाएगा, तो कितना आया, 88y बराबर 11x। 11 से अगर भाग दे दें तो 8y बराबर x, ये दूसरा समीकरण। प्रतिस्थापन विधि लगा दें क्योंकि x बराबर 8y यहाँ पहले से ही है, तो x बराबर 8y हम यहाँ पर रख दें, 8y + y तो कितना हो जाएगा, 9y बराबर 9, और y बराबर 9 से भाग दें तो 9 बराबर y बराबर 1 आ जाएगा। और चूँकि x बराबर 8y है, y की जगह 1 रख देंगे तो 8 एकम 8, ठीक है, तो x का मान 8 आ गया, y का मान 1 आ गया। y क्या था, दहाई का अंक था, तो 1 गुणे 10, 10 एकम 10, 8 18, अंक क्या हो गया, 18, है ना, संख्या हो गई 18, ठीक है। 18 को देखो पलट दो तो 81 आता है कि नहीं, ठीक है। तो संख्या के अंकों का 9 गुना, 9 गुना 8, संख्या का 9 गुना इसके पलटने के 2 गुने से 2 गुने के बराबर, देख लो, और इसके अंकों का योग 9 है अभी, ठीक है। इसको गुणा करेंगे, 18 में 9 से गुणा करें, 18 9 निकालें और फिर 81 दूना निकालें, दोनों बराबर होना चाहिए और आएगा भी। इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं बेटा। ये देखो, अगर 8y इधर ले लें तो x - 8y बराबर 0 हो जाएगा, x - 8y बराबर 0, और ये क्या है, x + y बराबर 9, घटा देंगे तो x कट जाएगा, है ना, 8 + 8 और 1, ये कितना, 9y बराबर 9, y बराबर 1, y बराबर 1 आ गया तो यहाँ रख देंगे तो x बराबर 8। ये विलोपन विधि है और ये क्या है, प्रतिस्थापन विधि। जिस विधि से भी चाहिए आप लगाकर इसका आंसर निकाल सकते हो। समझ में आया, कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। हाँ, अब चलते हैं अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखते हैं इसका। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए।
25 नोटों का कीमत क्या है? 2000 रुपये। इस 25 नोट में 50 रुपये और 100 रुपये के नोट हैं। टोटल 50 रुपये और 100 रुपये के नोट हैं और उनकी कीमत कितनी है? 2000। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मान लो 50 रुपये का एक्स नोट है तो इसकी कीमत x गुणे 50 हो जाएगी, और 100 रुपये के y नोट है तो इसका y गुणे 100। अच्छा, x और y का दोनों नोटों का योग कितना है? 25 है, और मूल्य कितना है? 2000, यानी 50x प्लस 100y बराबर 2000। अगर हम 50 से भाग दे दें तो x प्लस 2y बराबर 40 हो जाएगा कि नहीं? इसी में 50 से भाग देंगे, 50 दूनी 100 हो जाएगा, और ये 5 चौक के 20, ये आ जाएगा 40। ठीक है ना? ये दोनों तो x प्लस वाई ये सेकेंड इक्वेशन है, और x प्लस वाई बराबर 25 ये दूसरा है, पहला वाला था। x का गुणांक बराबर है, घटा देंगे, ये कट जाएगा, 2y में से y घटेगा y आएगा, है ना, और 40 में से 25 घटेगा 15। y बराबर 15, यानी 100 रुपये के कितने नोट हैं? 15 नोट है, यानी 1500 हो गया। अब y बराबर 15 हम समीकरण 1 में रख दें तो x बराबर 10 आएगा। 50 के कितने हैं? 10 नोट हैं तो 500 हो जाएगा। 50 के 10 नोट यानी 10 पच्चे 50, 500 हो जाएगा। 500 और 100 रुपये 15 नोट यानी 1500, 1500 और 500 कितना हो जाएगा टोटल? 2000 होगा कि नहीं? ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या है? समीकरण बनाना बहुत ज़रूरी है। ये सारे क्वेश्चन समीकरण बनाना आना चाहिए बच्चे आप लोगों को। ठीक है। अब देखो यहाँ पर किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है। जैसे आप कहीं लाइब्रेरी से अगर आप पुस्तक कोई लो तो 3 दिन का तो एक नियत किराया है। 3 दिन में क्या एक ही दिन में आप लौटा दो तो भी उतना देना पड़ेगा, 3 दिन में दोगे तो भी उतना ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 4 दिन तक, 5 दिन तक, 6 दिन तक रखा तो 3 दिन के बाद वाले जो दिन हैं हर दिन का किराया अलग है। ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने का 27 रुपये अदा किया। सरिता ने कितना? 7 दिन तक पुस्तक रखा और 27 रुपये अदा किया, जबकि सुसी ने 5 दिन का 21 रुपये अदा किया। तो हमको नियत किराया भी बताना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया भी हमको ज्ञात करना है। तो माना नियत किराया x रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y है। ठीक है ना। तो सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी तो 3 दिन का नियत किराया x हो गया और बाकी कितने बचे? 4 दिन। 4 दिन का प्रतिदिन का तो y रुपया है तो 4 दिन का 4y होगा, है ना। 4y और x इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27 रुपये दिया है ना उसने। सॉरी बेटा, कॉपी पलट रही थी, है ना। तो x प्लस 4y कितना हो जाएगा? 7। x क्या है? 3 दिन का नियत किराया है तो देना ही देना है। बाकी उसने 4 दिन और रखा तो हर दिन का 4 दिन में प्रत्येक दिन का y रुपया है तो 4y रुपया हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 4y 27। इसी तरह सुसी ने 5 दिन तक पुस्तक रखी तो 3 दिन का नियत किराया तो x है और 2 दिन का अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा? 2y। x प्लस 2y कितना हो गया? 21। ये दूसरा है और ये पहला समीकरण इसके नीचे रखा, चूँकि x का गुणांक बराबर है तो घटा दिया, ये कट गया, +2 और -4 का -2y हो जाएगा और 21 में से 27 ये घटाएंगे -6 आएगा, माइनस कट गया और 2 से भाग दे दिया तो y बराबर 3। y बराबर 3 का मतलब हर दिन 3 रुपया लिया जा रहा है अगर वो 3 दिन के ऊपर रखता है तो। y बराबर 3 रखने पर x का मान 15 आया। समीकरण 1 में अगर y बराबर 3 रख देंगे तो x का मान कितना निकला? 15। समझ रहे हो ना। x प्लस 4y बराबर 27 था तो y की जगह 3 रखा, 4 3 12, 12 इसमें से घट गया, 27 में x का मान कितना आ गया? 15। नियत किराया तो 15 रुपये है और तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त दिन का 3 रुपये। जैसे आपने किसी से पुस्तक लिया तो 15 रुपये तो आपको देने ही देने हैं, है ना। और 3 दिन के ऊपर भी अगर रखेंगे तो हर दिन का 3 रुपया और देना पड़ेगा।
ठीक है ना, प्रतिदिन का किराया। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो ऐसे ही आपको इक्वेशन भी बनाना आना चाहिए और इक्वेशन को हल करना भी आना चाहिए। अभी तक आपने क्या सीखा? विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, जहाँ जो सुविधा अच्छी लगेगी वो हम लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है समीकरण हल करने का वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि बहुत ही आसान है। अब आप कहोगे कि आसान है तो सबसे अंत में क्यों बताया जा रहा है? इसलिए कि इसमें थोड़ी सी अकल लगानी है और ये आराम से एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। बाकी विलोपन और प्रतिस्थापन में लंबा करना पड़ता है, इसमें बहुत आसानी से समीकरण हल होता है ना। जैसे मान लो यहाँ पर एक फॉर्मूला जैसा बताया गया है कि मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 ये पहला समीकरण है, a2x प्लस b2y प्लस c2 ये दूसरा समीकरण है। तो इसमें एक ट्रिक है, टेक्निक है जो हमने यहाँ लिखा है। ये b1 b2 क्या है? y का गुणांक। y का गुणांक क्या है? b1 और b2 दोनों में, ये ऊपर नीचे लिख लिया, ठीक है। c1 c2 क्या है? y के बाद जो है स्थिरांक है। इसके बाद आगे तो कुछ है नहीं, पीछे पलट क्या है? तो a1 a2 क्या है? x के गुणांक है ना, दोनों समीकरणों के a1 a2। और फिर a1 a2 के बाद फिर b1 b2 लिखा। 1 2 3 4 पद लिखे हैं। कहाँ से स्टार्ट है? y के गुणांक से, फिर c, फिर x का गुणांक और फिर y का गुणांक। ये समझ रहे हैं ना? y के गुणांक, स्थिरांक, x का गुणांक और y के गुणांक, दो किनारे किनारे y के गुणांक हैं और बीच में स्थिरांक और x का गुणांक है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 जोड़े बन रहे हैं, एक इसका जोड़ा बन रहा है इसके बीच, एक इसके बीच बन रहा है और एक इसके बीच बन रहा है ना। इसमें देखो कुछ तीर के निशान लगे हैं, देख रहे हो ना, तीर के निशान। वज्र गुणन माने तीर्यक गुणा, यहाँ पर ऐसे तिरछा गुणा। तो ये वाला पद जो है, यहाँ x लिखा है ना, x के नीचे b1 c2 का गुणा माइनस b2 c1, इसका गुणा माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे। y यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे, फिर y बटे ये जो लिखा है c1 a2 गुणा करेंगे और c2 a1 गुणा करेंगे। यहाँ पर 1 के नीचे लिखेंगे, 1 के नीचे क्या लिखेंगे? a1 b2 a2 b1। आप देख रहे हो ना, यही फॉर्मूला हम हर जगह वज्र गुणन विधि करने में लगाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन ही इबारती प्रश्न दे दिया है। इबारती प्रश्न क्या है? बेंगलोर के बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वर के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपया। बस का टिकट खरीदा, कोई 2 लोग रहे होंगे, उन्होंने क्या किया, 2 टिकट मल्लेश्वर का और 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे गए, तो कुल कितना रुपया देना पड़ा? 46 रुपया। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वर के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत कितना लगती है? 74। तो बस स्टैंड से मल्लेश्वर तथा यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। तो मल्लेश्वर का किराया हमने x मान लिया और यशवंतपुर का किराया कितना मान लिया? y, ठीक। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? 2 टिकट मल्लेश्वर का तो 2x हो जाएगा, x उसकी कीमत है तो 2x, और 3 टिकट यशवंतपुर का है तो 3y हो जाएगा। मल्लेश्वर का और यशवंतपुर का 3 टिकट लिया था और मल्लेश्वर का 2 टिकट लिया था, दोनों को योग कितना है? 46, ठीक है, बराबर 46 लिखा था हमने, बाद में 46 को इधर कर दिया बराबर 0, गलती किया, पहले ही कर दिया, बाद में करना चाहिए था, ठीक है, बराबर 46। और फिर 3 टिकट मल्लेश्वर का लिया और 5 टिकट यशवंतपुर का लिया, तो 3x प्लस 5y बराबर 74, ठीक। अब 46 और 74 बाएं हाथ पे करके दाहिना हाथ 0 इसलिए कर दिया है क्योंकि वज्र गुणन विधि में राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में जो भी अंक दिए हों उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में कर लेते हैं, यही C1 C2 है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या विधि बताया है? 3 और 5 ये y का गुणांक,
फिर -46 -74 ये किसका है? C1 C2 है। फिर 2 3 क्या है? A1 A2 है। और फिर 3 5 क्या है? y के गुणांक B1 B2 हैं। लिख लिया। और फिर x के नीचे पहला वाला जोड़ा x के नीचे लिखेंगे 3 गुणे -74, 3 गुणे -74 माइनस है ना, 3 गुणे -74। फिर बीच में माइनस साइन है, माइनस लगाएंगे। फिर 5 गुणे -46, ये भी होगा -46। ठीक है बेटा, 5 गुणे -46। तो ये माइनस माइनस मिलके देखो यहाँ प्लस हो गया है। ये माइनस और माइनस गुणा होके क्या हो गया? प्लस हो गया। और ये माइनस और प्लस कितना हो गया? माइनस। ठीक, नेक्स्ट में देखो y बटे, नेक्स्ट वाला y के नीचे आना है। -46 गुणे 3, और बीच में माइनस चिन्ह तो रहता है, लेकिन चूंकि इसका गुणा माइनस में है तो इसलिए ये प्लस हो गया है। हमने यहीं पर कर दिया इसको प्लस। ठीक है, और 1/2 पंजे 10 और 3 तियाँ 9, 2 गुणे 5 -3 गुणे 3। अब देखो x के नीचे 74 और 3 का गुणा किया, इतना आ गया। और 5 और 46 का गुणा इतना आया। और माइनस माइनस ये प्लस होगा और ये माइनस। चिन्ह का ध्यान रखना बेटा, यहाँ हमने गलती कर दिया था। यहाँ तो सही लिखा, यहाँ नहीं लिखा था, माइनस लिखना चाहिए था। ठीक है, फिर y बटे 46 और 3 का गुणा किया -138 आ गया। और 74 2 का गुणा किया 148 आ गया। ठीक, बराबर 1 बटे 10 ऋण 1। अब घटा लिया, इसको घटाया तो +8 आएगा, इसमें से इसको घटाया तो 10 आया। और ये यहाँ से x बराबर 8 एकम 8, y बराबर 10 एकम 10, इसको इससे और इसको इससे बराबर ले लेंगे। तो x बटे 8 1 है तो x बराबर 8 हो जाएगा। y बटे 10 बराबर 1 है तो y बराबर 10 रुपया। यानी आपका मल्लेश्वर का किराया कितना है? 8 रुपया है। और यशवंतपुर का किराया कितना है? 10 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदाहरण 15। P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा? अद्वितीय हल का मतलब रेखाएं प्रतिच्छेदी हों, तभी तो एक हल होगा, है ना। या तो कोई हल नहीं होता, या तो अनंत हल होता है। तो अद्वितीय का मतलब एक हल हो, उसके अलावा दूसरा ना हो। और एक हल तब होता है जब प्रतिच्छेदी होती है रेखा। और प्रतिच्छेदी कब होती है? जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ वज्रगुणन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तो हमें क्या निकालना? अद्वितीय हल के लिए P का क्या मान होगा। देखो, ये एक समीकरण, ये दूसरा समीकरण ये है, और यहाँ पर P है और कहीं P है भी नहीं। तो हमको P का मान निकालना है कि क्या मान हो P का, कि जिससे इन दोनों समीकरण को अगर हम ग्राफ खींचे तो एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है ना। तो एक अद्वितीय हल के लिए क्या होता है कंडीशन? A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। A1 कितना है? 4, A2 कितना है? 2, इज़ नॉट इक्वल टू P/2, है ना। नॉट इक्वल ये लगाए रखेंगे, ये 2 2 तो कट जाएगा, हर में है ना। या यूँ कहो कि ये 2 दूनी 4 कट गया, और P बराबर ये 2 इस 2 में गुणा कर देंगे, P इज़ नॉट इक्वल टू 4। P 4 के अतिरिक्त तो कुछ भी, अगर P यहाँ 4 हो गया तो ये अद्वितीय हल नहीं होगा। P 4 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, -4 हो, +5 हो, 6 हो, 2 हो, 1 हो, कुछ भी हो, लेकिन P का मान 4 नहीं होना चाहिए। समझ में आया उदाहरण ये? नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। चलिए, इसको बाद में करते हैं। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही।